ठीक है, तो चलो अपन जो है फटाफट तरीके से डिविडेंड को पढ़ लेते हैं, राइट। ठीक, 1 सेकेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आता है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होता है, तो जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। बोर्ड मीटिंग में प्रपोज होता है, जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। तो प्रपोज और डिक्लेयर नॉर्मीज लोगों के लिए है। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्ट डिक्लेरेशन होगा इंटरिम में, पेड अप कैपिटल के बेसिस पे होगा, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर। पर वही अपन एफ आर में तो नॉमिनल वैल्यू पे ही करते हैं, तो इस पर कोई अभी है मतलब तब नहीं है इसका। डिक्लेरेशन डिविडेंड की बात करते हैं तो सोर्स है, तो भैया करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो रहेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये रिजर्व मत मानना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। आपको दिखेगा पीएनएल का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड पीएनएल ऐसा दिखेगा, उसमें से पुराने खर्चे माइनस कर दो जो तुमने प्रोवाइड नहीं करके रखे, और इनफैक्ट जो डेप्रिसिएशन जो तुमने प्रोवाइड नहीं करके रखा है वो माइनस करो, ठीक है। और खर्चे और डेप्रिसिएशन दोनों, और जो डेप्रिसिएशन है वो तो शेड्यूल 2 के हिसाब से होता है, और शेड्यूल 2 के हिसाब से यूज़फुल लाइफ जो होता है वो पीरियड के बेसिस पे भी हो सकता है, और यूनिट जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बेसिस पे भी हो सकता है। तुमको अगर जैसे कि वैसे तो लॉन्गर आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर कर रहे हो तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भैया तुम लॉन्गर क्यों यूज़ कर रहे हो। उसके बाद देखो, ये पैसे वैसे मिल जाते गवर्नमेंट से, उससे भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा पे तुमको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है नहीं करना, डिविडेंड बांटो, तुम्हारी इच्छा पे तुमको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। ये फालतू के जो है अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, डिवैल्यूएशन गेन, ये सब नहीं आते, ठीक है। तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा पे। पर ये याद रख लेना कि प्रीवियस ईयर के लॉसेस और जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन बाकायदा तुम जो है जो प्रोवाइड नहीं कर गए हैं वो तुम माइनस करो। ये तो मैंने डिविडेंड की बातें कर ली। अब देखो डिविडेंड, देखो प्रॉफिट तुम्हारा, देखो करंट ईयर का प्रॉफिट एडिक्वेट है कि एडिक्वेट नहीं है, या है ही नहीं तुम्हारे पास प्रॉफिट। जैसे कि देखो कि एग्जांपल ऐसा है कि डिविडेंड है 1 लाख का पेड अप कैपिटल है, डिविडेंड 25% है, प्रॉफिट करंट ईयर का 20 लाख है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है तुम्हारे पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो भी है वो यूज़ करो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है वो यूज़ करो, तो कर लो रिजर्व यूज़, ठीक है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज़ कर लो या तो रिजर्व यूज़ कर लो। अब रिजर्व यूज़ कर रहे हो तो रूल की कंडीशन लगेगी जो 100% अच्छी गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, ठीक है। अब जो भी है यार, तुम प्रॉफिट यूज़ कर रहे हो तो जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो वही चीज़ याद रखना कि डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, और जो ये इंपॉर्टेंट है कि वो लॉस जो है सेट ऑफ लॉसेस, तो सेट ऑफ लॉसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच डिविडेंड डिक्लेयर, ये सारे जो लॉसेस है ना वो तो सम करो माइनस, ठीक है। और फ्री रिजर्व है रूल की कंडीशन, ठीक है। तो मोर देन नहीं होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ क्या है ये। अब डिविडेंड का रेट है पिछले, देखो अब तुम्हारे पास प्रॉफिट एडिक्वेट इनएडिक्वेट है, या तो प्रॉफिट नहीं है, रूल 3 है, तो रूल 3 में कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड का जो है रेट वो पिछले 3 साल के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम पैसे निकालोगे तो विड्रॉल जो है वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जो 1/10 करोगे ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वही विड्रॉ निकाल रहे हो, तुम विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट, तो पहले यूज़ करोगे वो सेट ऑफ लॉस को सेट ऑफ करने में, और फिर वो डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन अर्लियर ईयर, वो सब तो तुम करोगे ही करोगे। उसके बाद जो भी निकालने का जो बैलेंस है ना वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, और फ्री रिजर्व मत लेना, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से कम नहीं होना चाहिए, तो 2 में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल के एवरेज रेट से, और जो है विड्रॉ 1/10 जो है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, देखो तो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पैसे निकाल रहे हो ना वो पेड अप कैपिटल पर फ्री रिजर्व से 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, निकालने का जो बैलेंस है वो पेड अप कैपिटल का 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है यूज़ कर लो, जो पैसे है वो लॉस में, डेप्रिसिएशन और प्रोवाइडेड में यूज़ कर लो। और देखो प्रोहिबिशन, वो डिपॉजिट में अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है 73-74 में, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, तो डिफ़ॉल्ट को ठीक कर लो, फिर तब तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर लोगे। अब जो डिविडेंड पे होता है वो तो रजिस्टर ओनर को होता है, ठीक है। अब रजिस्टर ऑर्डर के बैंकर को भी हो सकता है, उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है। तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, डिविडेंड के नाम पे तुम शेयर वारंट नहीं डाल सकते, पर डिविडेंड वारंट तुम डाल सकते हो। जॉइंट पर्सन होते हैं तो जिसका नाम पहले है उसको डिविडेंड जाता है। और डीमैट में देखो, डीमैट में क्या होता है, जो डीमैट होल्डर होते हैं वो अपन जैसे डीमैट होल्डर तो अपन हो गए बेनिफिशियल ओनर, और जिसका खाता खुलवाया है वो हो जाता है रजिस्टर्ड ओनर। अब तुम बोलते हो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा, तो कायदे से जिसका खाता है उसको मिलेगा, पर नहीं, अपन बेनिफिशियल है, अपने को मिलना चाहिए, ये वो वाली बात होती है। मोड कैश में हो सकता है, शेयर वारंट में नहीं होगा, बट डिविडेंड वारंट चलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मत कर देना क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो जाएगा। सर ये हाँ, मतलब कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते आप। अब डिपॉजिट रेट और डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो। मेन तो चार्ट यही है जो इंपॉर्टेंट है। अब डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड है वो 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो। अब देखो, अब जो 5 दिन है उसके बाद अपन ये देखते हैं कि भैया 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो, डिक्लेयर होने के 30 दिन में तो पे कर दो। तो जो पे होना 5 दिन से नहीं, वो डिक्लेयर होने से 30 दिन देखते हैं, पे कर दो। पे कर पाए तो ठीक है, नहीं पे ठीक हो पे कर दो, मतलब कि 30 दिन में आपको जो है डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में पे कर दो। मतलब कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अगले 7 दिन में स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल दो। अब 7 दिन में अगर तुमने मक्कारी कर दिया, 8वें 9वें दिन डाल दिया जो भी है, तो डिले में आपको 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा।
अब देखो 30 दिन में तुमको पे करना है, पर तुमने 30 दिन में मक्कारी कर दी कि तुमने 30 दिन में पे ही नहीं करा, तो देखो तुमको 18% लग जाएगा। ऐसा है, उधर 12% लगेगा, पर तुमने इधर 30 दिन में मक्कारी करी तो इधर तुमको 18% लग जाएगा। इनफैक्ट डायरेक्टर भी डिफॉल्ट में आ जाएगा, बेचारे को 1000 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी और वो 2 साल के लिए उसको जेल में फेंक देंगे। मतलब डायरेक्टर ज़बरदस्ती धराएगा। अब देखो, अब वो ये कि 30 दिन से ज़्यादा 30 दिन में पे कर दो, नहीं पे कर पाया तो डायरेक्टर धराएगा, 18% का इंटरेस्ट लगेगा, पर चल जाएगा। कभी कभी कुछ सिचुएशन में चल भी जाएगा, भैया तू 30 दिन में से ज़्यादा में पे कर रहा है, ज़्यादा टाइम लगा के पे कर रहा है, चलेगा। 30 दिन के बाद पे कर रहा है, चलेगा। वो कुछ सिचुएशन है, उसको बोलते हैं मन औलाद। औलाद का मतलब क्या होता है? पेड नॉट डिविडेंड पे नहीं कर पाया 30 दिन में ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ था, फैमिली डिस्प्यूट था। डिविडेंड पे नहीं कर पाया 30 दिन में क्योंकि लॉफुली एडजस्टेड था, मेरे को कुछ पे करना था, पर मेरे को तेरे से लेना भी था, ठीक है, कॉल्स वॉल्स के पैसे लेने थे, तो फिर वो जो है लॉफुली एडजस्ट करा। जैसे 1.2 लाख है और फिर वो 1 लाख का कॉल है, तो भैया 20,000 जो है वो तो टाइम पे कर दूंगा, पर 1 लाख का कॉल से एडजस्ट करना है ना, तो फिर वो भले ही वो 30 दिन के बाद भी करूँ तो चलेगा। फिर उसके बाद जो है औलाद, ट्रिपल डी। तो ट्रिपल डी में अपन बोलते हैं डेफ दीदी, तो पहले तो औलाद, तो ट्रिपल डी में मेरी दीदी बहरी है, डेफ दीदी। तो पहले डेफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो है आपने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, तो आपने क्या है नॉन पेमेंट किया क्योंकि ना डिफ़ॉल्ट हुआ है, और डिफ़ॉल्ट कंपनी से नहीं हुआ, वो डायरेक्टर से डिफ़ॉल्ट हुआ। तो भैया तेरे से डिफ़ॉल्ट हुआ तो फिर 30 दिन के बाद पे हुआ, तो हमारी क्या गलती? हमने थोड़ा ना डिफ़ॉल्ट किया, तूने डिफ़ॉल्ट किया। और देखो डेफ हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया कि डिफ़ॉल्ट जो है कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं था, शेयर होल्डर का डिफ़ॉल्ट था। फिर शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी, कंपनी ने वो डायरेक्शन का कंप्लाई नहीं कर पाया, तो कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया नॉन कंप्लायंस। अरे भाई, अगर तू कम्युनिकेट कर देता नॉन कंप्लायंस तो चलता, अगर कल को तू कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो 30 दिन के बाद पे करा तो तू गिल्टी है, क्योंकि तूने कम्युनिकेट नहीं करा। देखो तुमको डायरेक्शन दी जा रही है कंपनी, तुमने अगर कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो बेचारे के डायरेक्शन को, तो तुम ऐसा करो ना, उसको बता दो, ठीक है, तो बता दोगे तो उसके बाद 30 दिन में पे करोगे तो भैया चलेगा, पर तुम नहीं बता रहे हो, वो 30 दिन के बाद पे करो, धरा जाओगे ज़बरदस्ती के। और डेफ हो गया, डी हो गया, और डिस्प्यूट है इन द राइट। अरे अधिकार में डिस्प्यूट है, सबके झगड़े शेयर होल्डर के अंदर घर में झगड़े चल रहे हैं। चलो अगले 7 दिन में अपन जो है स्पेशल बैंक अकाउंट में डाल देंगे, डीले पे है 12% लग जाएगा, ठीक है, डीले पे 12% है, राइट। इसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब देखो 7 दिन में ना, वो 7 दिन के बाद से 90 दिन में एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट बनाने में ये लिखना कि भैया ये होल्डर है, इनके ये डिविडेंड है, इनका ये एड्रेस है, अमाउंट अनपेड है, ठीक है, तो इनको डिविडेंड पे करना है। उनके डिविडेंड के पैसे इधर डाल के रखे और इनका जो है ये वेबसाइट पे आप प्लेस कर देना, स्टेटमेंट कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। शेयर होल्डर को आना होगा ना, तो इधर आ जाएंगे, कंपनी में अप्लाई करने आ जाएंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे पेमेंट ऑफ मनी क्लेम, वो हमको पैसे दे दो हमारे, तो आ जाएंगे भिखट्टे जैसे। फिर अब ये देखो 7 दिन में आपने जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वो ट्रांसफ़र करने के 7 साल में अगर तुमने जो है 7 साल तक पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो IEPF अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र दे देखा जाता है, ठीक है ना, ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ से 90 दिन और यहाँ से ही ट्रांसफ़र, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र 7 साल तक अगर अनपेड है, ठीक है, तो डिविडेंड अनपेड है तो इंटरेस्ट के साथ, डिविडेंड एक्रूड इंटरेस्ट के साथ वो IEPF अकाउंट में चले जाएंगे। IEPF को सेपरेट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर करती है, कैग ऑडिट करता है, ऑडिट की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखता है, इसके सेपरेट रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये तो जाएगा ही जाएगा। और शेयर जिसके रिस्पेक्ट में 7 साल से जो है क्यूमुलेटिव 7 साल से डिविडेंड ही पे नहीं हो रहा है 7 साल से, तो जो शेयर्स है उसकी ओनरशिप भी IEPF में चली जाएगी, शेयर्स की ओनरशिप भी IEPF में चली जाएगी। अब होल्डर को अपनी ओनरशिप राइट जो है IEPF में जाके क्लेम करना, क्योंकि IEPF ओनर हो गया है। तो देखो अगर अपनी ओनरशिप राइट क्लेम करनी है ना, तो जा IEPF के पास जा, वो अपनी ओनरशिप राइट को क्लेम कर अपनी। और वही है कि तुमने जो है इधर तो तुमको 1000 रुपये पर डिफ़ॉल्ट है, 18% वाला सीन के 18% 30 दिन में अगर तुमने पे नहीं करा, तो वो इधर ऐसा है कि अगर तुमने 7 साल में ट्रांसफ़र नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी को 5 लाख से 25 लाख है और ऑफिसर को 1 लाख से 5 लाख है, तो ठीक है, इधर ज़्यादा अच्छी खासी पेनल्टी है। देखो 7 साल के अंदर तुमने पैसा IEPF में ट्रांसफ़र करा हो नहीं करा हो, तुमको शेयर तो झक मरा के करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स तो अच्छे ही है। देखो ऐसा है कि डिविडेंड पेमेंट करने को क्या बोलते हैं, कैश देना तो डिविडेंड पेमेंट हो जाता है, पर वॉलेट को डिस्पैच करने से ही पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो 30 दिन में आप डिस्पैच भी कर दोगे तो पे हो जाएगा। फिर 126 जो है कुछ ट्रांसफ़र की बात करता है कि जो ट्रांसफ़र है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र करा है, ट्रांसफ़र ने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र को आप देखो ट्रांसफ़र की डीड उसने कंपनी को दियो, कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया। अब कंपनी ने डीड रजिस्टर नहीं किया तो उसके लिए तो ट्रांसफरर ही है ना अभी तक तो जो है, तो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड जो है उसको ही जाएगा। पर अगर ट्रांसफरर बोला कि नहीं मेरे को डिविडेंड मत दो, ट्रांसफर को डिविडेंड दे दो, ठीक है, तो देखो डिविडेंड या तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चले जाएगा या तो जो है ट्रांसफरर के कहने पर ट्रांसफर को चले जाएगा। अब तुम सोचो कि तुम बोनस शेयर और राइट शेयर इशू कर रहे हो और ट्रांसफरर बोले नहीं मेरे को मत दो, ट्रांसफर को ही दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। बोनस शेयर राइट शेयर तो अवेयरेंस में हो जाएंगे। ये तब होगा कि जिसने सामने वाले डीड डिलीवर कर दी उसने अपना वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, नॉन रजिस्टर ऑफ डीड। अब नॉन रजिस्टर ऑफ डीड का मतलब ये है कि कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाई, कंपनी की तरफ से पेंडिंग है। अब मेरे को बताओ कि कंपनी ने कभी रजिस्ट्रेशन को
रिफ्यूज़ कर दिया बोल के कि तेरी साइन मैच नहीं हो रही है। अब साइन मैच नहीं हो रही है और रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज़ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड। फिर तो कंपनी जो है ऐसे केस में पैसे तो तेरे को ही दे, फिर तो कंपनी पैसे जो है ट्रांसफरर को ही देंगी, तेरे कहने पे इधर उधर ट्रांसफ़र भी नहीं करने वाली, क्योंकि इस बार कंपनी की तरफ से पेंडिंग नहीं है। हाँ पता माना नॉन रजिस्ट्रेशन है, पर ये कंपनी की तरफ से पेंडिंग नहीं है, तूने गलती करी इसलिए नॉन रजिस्ट्रेशन है। तो ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट आप समझ चुके होंगे। बाकी जैसे कि आपको रूल 3 पता है, वैसे आपको इंटरिम डिविडेंड में भी एक पॉइंट आएगा, जैसे कि जो नॉर्मल अपना डिविडेंड होता है वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से होता है, उससे डेप्रिसिएशन करंट ईयर प्रीवियस ईयर के माइनस करते हैं, वो लॉसेस नॉट सेट ऑफ वो सब भी अपन माइनस करते हैं, ठीक है। अब इंटरिम डिविडेंड में भी ऐसे ही होता है, ठीक। अब इसका सोर्स क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटेड सरप्लस है तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, जिस साल का डिविडेंड पे कर रहे हो और जिस साल का डिविडेंड पे कर रहे हो तुम अगले साल में, तो अगले साल में जिस टाइम पे तुम पे कर रहे हो उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर तक का प्रॉफिट भी तुम यूज़ कर सकते हो। बात तो ये है। अब ऐसा बोल के रखा है कि देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम डिविडेंड पे कर रहे हो, तो उसमें जो है अप टू द एंड टोटलिटी में देखें ना, तो क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, वो जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड है ना, उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर तो पता चला कि वो है करंट ईयर में तो लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें, कंडीशन है, ऐसे केस में फिर कंडीशन है, तो वो ही रेट है, रेट पिछले 3 साल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इधर रूल 3 मत लगा देना, क्योंकि रूल 3 इधर काम नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन था कि कंपनी जो है फेस लॉस कर रही है और जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, कंपनी 3 ऐसे जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पर कंपनी लॉस फेस कर रही है। वो बोल रही है कि गुडविल का हमको मेंटेन करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि हम 12% डिविडेंड बांटेंगे। तो भैया तू नहीं बांट सकता, रूल 3 की बात ही मत कर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो नहीं हो, तेरा रेट ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो स्पेसिफिकली बोलता है ना कि रेट ज़्यादा नहीं हो सकता तेरा। कभी नॉर्मल डिविडेंड होता तो हम बोल देते कि भैया तू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर रहा है कि रिजर्व से पे कर रहा है, रिजर्व से पे कर रहा है तो रेट ज़्यादा नहीं होगा, पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर रहा है, जैसे कि अपन इधर पढ़ा था कि अगर तू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर रहा है तो तेरा रेट ज़्यादा हो सकता है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि इधर रूल 3 नहीं लगता है। और डिविडेंड जो है वो कैपिटल से पे मत कर देना, क्योंकि कैपिटल से पे करेगा तो अनऑथराइज रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है डायरेक्टर पर्सनल लायबल हो जाएगा और ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, पर डायरेक्टर जो है पर्सनल लायबल हो जाएगा, पर डायरेक्टर अपने डिफॉल्ट को जो है गुड भी कर देगा, ठीक है। डायरेक्टर बच जाएगा अगर डिफॉल्ट जो है, देखो तुमने पेड अप कैपिटल से पे कर दिया ना, कैपिटल से पे कर दिया, अगर उसकी भरपाई तुम सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से कर पा रहे हो तो फिर डायरेक्टर बच जाएगा, नहीं तो डायरेक्टर बेटा तुम तो पर्सनल लायबल हो ही गए थे, ठीक है। वो कोई ये कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो भैया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 4 ये सब अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऑडिट का चैप्टर भी हो गया है तो ये वेरिफिकेशन अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है।